physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो पार्ट नंबर सी था उसमें हमने क्या किया था, पोल स्ट्रेंथ हो गई, जैसे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे उन पे हमने पोल स्ट्रेंथ निकाली थी। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो आज के लेक्चर में हम करते हैं दैट इज द करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी हमारा जो करंट लूप था वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो मान लिया कि हमने एक लूप ले लिया, ठीक है, और वो लूप हम बताएंगे कि कैसे मैग्नेटिक की तरह डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मान लेते हैं कि हमने एक लूप ले लिया, जैसे ये लूप ले लिया, ठीक है, इसके अंदर हम मान लेते हैं हमारे करंट की डायरेक्शन कुछ इसी तरीके से, मान लिया ये करंट है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कुछ इसी तरीके से। ठीक है, अब जो ये करंट है, क्योंकि हमें पता है अगर मान लिया हम इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इस तरीके से हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया कि हमने इस डायरेक्शन में बनाया ना, तो क्या होगा कि मान लिया कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ इसी तरीके से होगी। यानी अगर देखो हम इसको अगर एक मैग्नेट से कंपेयर करें, मैग्नेट के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे, तो मान लेते हैं हमने एक बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, ये बार मैग्नेट ले ली और ये मान लिया नॉर्थ और ये मान लिया साउथ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो इसके अंदर हमें पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर बेसिक क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आउटसाइड द मैग्नेटिक, आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमेशा आउटसाइड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, चाहे इसको नॉर्थ मान लो चाहे इसको साउथ मान लो। ठीक है, इसको साउथ मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, तो उसमें क्या होती है नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, लेकिन इनसाइड दी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कंपैरिजन में किया है, अब अगर हम माने कि सेम फील्ड लाइन जो क्योंकि हमने इसमें फील्ड लाइन बनाई ना, अगर हम फील्ड लाइन देखो ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लिया कि जिस डायरेक्शन में हमारी क्या होती है करंट होता है उस डायरेक्शन, जैसे हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहे ना तो इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जाती है ना, तो करंट की डायरेक्शन में हमने क्या किया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। तो क्या देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है इस डायरेक्शन में है। अगर सेम वही, क्योंकि इसको हम एक बार मैग्नेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें कि मान लिया कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इनसाइड जो हमारी बार मैग्नेट है उसके अंदर जो होती साउथ टू नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी तो नॉर्थ टू साउथ तो हमारी आउटसाइड की मैग्नेट जाती है। ठीक है, तो देखो इनसाइड दी बार मैग्नेट हमारे साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, तो देखो साउथ टू नॉर्थ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जाते हुए हमें दिखाई देगी, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर ये चीजें होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा साउथ टू नॉर्थ जाती है। अब इसमें देखो मैग्नेटिक सेम यही पैटर्न मैंने बार मैग्नेट में बनाया, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये चीजें बताने के लिए मैंने क्या किया, मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइन है वो साउथ टू नॉर्थ बना दी इनसाइड दी बार मैग्नेट, आउटसाइड तो हमारी क्या होंगी नॉर्थ टू साउथ हमें आती हुई दिखाई देंगी, यानी कुछ इस तरीके से होंगी आउटसाइड दी मैग्नेट, है ना। ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड, तो ये हो गया। तो नॉर्थ टू साउथ हमारी क्या होंगी आउटसाइड दी बार। अब देखो ये जो पैटर्न है जब हम इसको इसके साथ कंपैरिजन हमने किया, तो यहाँ से देखो जो हमारा करंट है, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इनसाइड दिस वन, इसको कंपैरिजन कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया और सारी चीजें हुई। अब हम करते हैं कि जहां पे हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसा मान ले कि ये जो हमारा लूप है, यानी इसको इसकी तरह थिक मान ले, थोड़ा सा थिक मान ले ना, तो यहाँ पे ये सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली अगर हम इसको इसके साथ कंपैरिजन में करेंगे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है तो डेफिनेटली ये हमारा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, और ये हमारा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, है ना, क्योंकि इसके साथ अगर देखें तो ये वाला ऊपर वाला जस्ट इसके ऊपर कौन सा है, साउथ पोल, और जस्ट नीचे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, तो ये वाला हो जाएगा साउथ पोल और ये वाला हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन, यहाँ से कंपैरिजन करके हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा करंट लूप है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है।
यानी हमारा उस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी उसके ऊपर जब हमने बार मैग्नेट के साथ उसको कंपैरिजन किया तो सेम वही फील्ड लाइन बनी और साउथ टू नॉर्थ उसके अंदर बार मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन आ रही थी और नॉर्थ टू साउथ जा रही थी वो आउटसाइड द मैग्नेट बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि ये वाला हमारा जो हो गया साउथ पोल, इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि अगर मान लिया ऐसे लूप दिया जाए ऐसे कंफ्यूज हो जाता है ना कि कौन सा हमारा साउथ होगा कौन सा नॉर्थ होगा, तो ये वाला होगा हमारा साउथ पोल जो इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन के ये वाला होगा हमारा नॉर्थ पोल। तो यहाँ से साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, यानी देखो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला कि जहां पे हमें करंट जो है क्लॉकवाइज दिखे, ठीक है, मान लिया हमने एक लूप ले लिया, अगर हम उसमें देखें कि करंट क्या होगा, अगर हमारा करंट हमें क्लॉकवाइज दिखे जिस डायरेक्शन में, वो हमारा जो होगा दैट इज अ साउथ पोल। ठीक है, साउथ होगा, और जहां पे हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। देखो यहाँ से हमें करंट कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साउथ, तो जहां से हमें जो करंट है वो हमें अगर क्लॉकवाइज दिखे, इफ करंट इज क्या होगा, इफ करंट इज क्लॉकवाइज then it is south polarity and where current is anti-clockwise then north polarity, then it is north polarity। ठीक है, तो अगर मान लिया लूप हमें दिखाई दे तो उसको हम बार मैग्नेट के साथ कंपैरिजन करके यहाँ से पोलैरिटी बता सकते हैं। तो जहां पे ये हमें करंट जो है क्लॉकवाइज दिखे वो हमारा साउथ पोल होगा, जहां पे हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई करंट की डायरेक्शन। तो इसके साथ कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो करंट लूप है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब देखो इससे ये सारी चीजें होगी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो मैग्नेटिक, क्योंकि अगर मान लिया कि जो करंट लूप है उसके पास अगर मैग्नेटिक डायपोल है तो डेफिनेटली उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना कि अगर वो मैग्नेटिक डायपोल बना तो इसके पास मतलब वो डेफिनेटली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो उसके पास जरूर होगा। तो अब देखो, अब हम अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखें कि अगर हमारे यहाँ हमें लूप दे दिया जाए और ऐसे बोला जाए कि हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, जैसे हमें पता है कि हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन मतलब जो फॉर्मूला होता है दैट इज I into A vector, where I is the current and A is the area vector, where capital M is the magnetic dipole moment, capital M is magnetic डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये अब देखो, अब जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो कैपिटल एम है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो आया था ना वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, सेम ऐसे ही हमारी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। अगर मान लिया कि हमसे ऐसे लूप दे दिया जाए, अगर मान लिया ये लूप है, अगर मान लिया इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट गिवन है, मान लिया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को रखेंगे। जैसे मान लिया इस डायरेक्शन में हमारा है, अगर मान लीजिए वाला डायरेक्शन है करंट की, तो इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे फिंगर्स को रखेंगे और ऊपर की तरफ हम क्या, जहां पे हमारा थंब साइन कर रहा होगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो हमारा कैपिटल एम होगा, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है डेफिनेटली ये वाला होगा साउथ और ये वाला होगा नॉर्थ, क्योंकि हमारे साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ हमारी क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अगर मान लिया इसी में ऐसे पूछ लिया जाए कि मान लिया करंट की ये है और ये इस तरीके से ये हमारा करंट है, और अगर इस डायरेक्शन में पूछा जाए कि हमारा क्या कैसे होगा, मान लिया करंट ये वाली इस हमारी फिंगर्स क्या होंगी, करंट की डायरेक्शन में रखी और हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ है ना,
साउथ टू नॉर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था ना, उसकी हमने यूनिट है ना क्या बताई थी, दैट इज द एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो क्योंकि जो हमने फॉर्मूला वहां से बताया था उससे तो वो यूनिट मतलब अच्छे से मैच नहीं कर रही थी, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला I × A, ठीक है। यानी यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि देखो सबसे पहले कैसे है कि जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, वो क्या करता है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो करंट, एक तो फर्स्ट वो हमारे पास करंट की कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करता है। मतलब ये I × A कैसे है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द लूप। ठीक है, यानी उस मैग्नेटिक डायपोल के अंदर कितना करंट है वो हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब हमारी पोल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ही तो बताएगा ना। जितना ज्यादा करंट होगा डेफिनेटली उसके पास उतनी ही पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ से पहला चीज तो हमारे पास करंट के ऊपर डिपेंड कर गया। दूसरा हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या करेगा, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हमेशा हमारा जो एरिया लूप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये है एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से M जो आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर गया, दैट इज I × A। ठीक है, और यहाँ से देखो M इज इक्वल टू, अगर इसको हम K लिख लें, KI × A। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ गया, दैट इज M इज इक्वल टू KI × A। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखो जो वो हमारी यूनिट आई थी ना, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट आई थी वो यहाँ से आई थी, दैट इज द एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो करंट की हमारे पास क्या होगी, एम्पियर, और एरिया वेक्टर, एरिया हमें पता है लेंथ × ब्रेड्थ होता है, लेंथ भी हमारी L, ब्रेड्थ भी हमारी L, यानी लेंथ की भी हमारी मीटर और ब्रेड्थ की भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो हमारे पास यूनिट आई थी दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो हमारी यहाँ से आई थी इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि जब हमने करंट जो है एज ए मैग्नेटिक डायपोल में किया तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले तो जो करंट के अंदर, जो लूप के अंदर करंट जा रहा था उस पर डिपेंड कर रहा था, और दूसरा जो एरिया ऑफ द लूप है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। दोनों को हमने ज्वाइन किया, ऐड किया, यहाँ से I × A, K हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से M इज इक्वल टू KI × A आ जाएगा। अगर मान लिया n नंबर ऑफ टर्न्स है लूप की तो हमारे पास हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को NI × A भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी n है ना ये, तो NI × A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम NI × A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला आया था ना एम्पियर मीटर के, वो उसको जो यूनिट आई थी वो यहाँ से आई थी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई जो हमारा करंट लूप है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। ठीक है, वो सारी चीजें लिखी। ठीक है, अब देखो, अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किए थे ना फॉर्मूले के बेस पे अकॉर्डिंग, जो हमने एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमने पोल स्ट्रेंथ निकाली थी, है ना, तो उसके बेस पे हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ऑन, जो अभी हमने फॉर्मूला करवाया है इसके बेस पे भी करेंगे, और जो हमने न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले मतलब जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो कल करवाए थे ना, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, वो भी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, देखो क्या होगा, सबसे पहला क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर पे गिवन है, ऑफ द इक्वेटर is approximately क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0.4 गोस। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गोस में है ना। एस्टिमेट द अर्थ डायपोल मोमेंट, हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है अर्थ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अर्थ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है,
तो हमें क्या गिवन है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वेटर अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस है। एस्टिमेट करना है अर्थ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास, देखो जब मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास जब हमने इक्वेशन इक्वेटर पे है ना, जब हमारे पास क्या आई थी इक्वेटोरियल लाइन पे, हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, दैट इज द म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय d की पावर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला आया था, है ना, ये हमने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था ना। तो ये वहां से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई हमारे पास क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 7। अब हमें पता है m हमारा क्या होता है स्मॉल m इंटू 12 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड गिवन है यानी बी गिवन है, m इंटू 12 ये हमारे पास गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो निकालना है, ये नहीं लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ से d हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ का पूछा है, अर्थ की रेडियस हमें पता है क्या होती है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर होती है ना, ये होती है हमारी अर्थ की रेडियस, है ना, ये होती है। अगर इसको d डायमीटर रेडियस जो भी है, ठीक है, अगर मान लो d मान लेते हैं, डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस होगा ना, रेडियस होगी अर्थ की यहाँ से। अब देखो अब हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक यहाँ से देखो b, अगर हम देखो सीधे पहले वैल्यू रख देते हैं, इसकी पावर 10 रेज़ टू पावर -7 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है m इंटू d की पावर d हमारा कितना है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 और इसकी पावर है q। ठीक है, ये अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4 गॉस। अब हमें पता है एक गॉस में क्या होता है 0.1 गॉस में होता है 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। अगर 1 गॉस में 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला होता है, तो अगर मान लिया 0.4 गॉस है तो इसके अंदर 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। तो 1 गॉस, इसको यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो कैपिटल M किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला, और इंटू में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 की पावर क्यूब। और क्योंकि हमें मैग्नेटिक डायपोल निकालना था, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ से कैपिटल M सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये फर्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल था, जो हमारे इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करवाया। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे जब हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना होता है तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो हमने सेकंड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, what is the magnitude of the equatorial line and axial line इक्वेटोरियल लाइन है और एक्सियल लाइन है, फील्ड्स due to bar magnet कितना है, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ इज 0.45 सेंटीमीटर, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ यानी डिस्टेंस भी कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, अब देखो ये भी इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, फ्रॉम इट्स दोनों ही आएंगे, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, यानी इसमें कितना गिवन है लेंथ और डी दोनों चीजें हैं, मिड पॉइंट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट कितना है, दैट इज 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये चीजें गिवन है,
यानी क्या गिवन है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन निकालना है एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन पे फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, कोई बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी डी गिवन है। फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, अगर ये चीजें निकालनी। अब देखो हमारे पास 2L कितना गिवन है, 2L देखो लेंथ हमारी कितना है 5.0 सेंटीमीटर, सॉरी 5.0 सेंटीमीटर है, सॉरी 5.0 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ तो बहुत छोटी हो जाएगी ना फिर उसके कंपैरिजन में। ये तो लेंथ तो 5.0 सेंटीमीटर है, तो देखो लेंथ 2L, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में करवाया था ना, तो 2L इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर। अगर हम इसको करें तो 2.5 आ जाएगा, क्योंकि बाय अगर लेंथ निकालें तो देखो यहाँ से लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर, क्योंकि मीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर था तो मीटर में लगा दिया। अब उसके बाद क्या है कि डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमारी कितनी है दैट इज 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे मीटर में, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब ऑब्वियसली यहाँ से एक चीज आएगी हमारे पास कि अब देखो जो L है हमारा वो लेस देन D है, यानी हम अगर एक्सियल लाइन पे देखें ना कि एक्सियल लाइन पे हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि हमारी एक्सियल लाइन पे जो हमारा मैग्नेटिक जो फील्ड आया था B1, जिसको हम B1 नाम दे, वो अगर मैंने इसको B2 मान ले, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाले पहले इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा ना, क्योंकि पहले अगर इक्वेटोरियल लाइन पे फिर उसके कंपैरिजन में हम B2 और B1 निकालते हैं, तो B2 हमारे पास कितना आया था μ0/4 पाई और यहाँ पे m बाय d की पावर क्यूब। अगर क्योंकि ये फॉर्मूला कब आया था जब हमारी लेंथ जो है एज कंपेयर टू d डिस्टेंस से हमारी बहुत छोटी थी, तो देखो यहाँ से छोटी बनेगी 0.025 आएगी, है ना, तो यहाँ से और d हमारी कितनी है 0.5, तो लेंथ बहुत ही छोटी है, लेस देन d, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला आया था। अब इस फॉर्मूले में यूज करके हम ये लिख दें फॉर्मूला, क्या बनेगा देखो b2 हमारे पास क्या बनेगा μ0/4 10 7 बनेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है 0.4 और d की पावर d हमारा कितना है दैट इज 0.5 की पावर क्यूब। इसको हम सॉल्व कर देंगे, मान लिया कुछ भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी B2 की आ गई, यानी ये जो हमारी वैल्यू आ रही है इक्वेटोरियल लाइन पे आएगी। अब अगर हम निकालें कि हमारी एक्सियल लाइन पर क्या होगी, ये मान लीजिए हमारी इक्वेटोरियल लाइन पे आ गई। अगर हम एक्सियल लाइन पे देखें, देखो एक्सियल लाइन पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था B1/B2 इज इक्वल टू 2, यानी एक्सियल लाइन पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइन पे होता है, यानी डेफिनेटली जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारी इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे आ जाएगी, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सियल लाइन पे जो होती है इक्वेटोरियल लाइन से 2 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स जो है मैग्नेटिक जो मोमेंट है पोल स्ट्रेंथ है एक्सियल लाइन पे 2 टाइम्स ज्यादा आ जाएगी इक्वेटोरियल लाइन से। तो इसलिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ये B1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B2। पहले हम यहाँ से B2 निकालेंगे, फिर हम सेम यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ से फिर, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा 2m यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो हम यहाँ पे लिखने की बजाय डायरेक्ट जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमारा ये निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। अब करते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला किया है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, दैट इज I × A, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या है, ए प्लेनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप, ए प्लेनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप है, irregular shape enclose an area of area कितना है 7.5 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड कैरीज ए करंट, एंड क्या कर रहा है कैरीज ए करंट, ये भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर का करंट है, ठीक है। द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अपीयर टू बी क्लॉकवाइज, यानी क्या दिख रहा है हमें, पहले क्लॉकवाइज दिख रहा है
अपीयर टू बी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज दिख रहा है टू एन ऑब्जर्वर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, यानी हमें सीधी सी बात है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है और उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये चीजें हमें बतानी है ना। तो यहाँ से ये सीधा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक जो लूप है वो बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था, दैट इज I into A। ये रिलेशन आ गया था हमारा, ये हमारा मतलब कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, हमारी k की वैल्यू कई बार 1 हो जाती है। तो मान लेते हैं उस केस में मान लिया हमारे पास k की वैल्यू 1 होगी। अब I into A जो आ गया, ठीक है, अब I हमारे पास कितना है, एरिया करंट इज I, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, I कितना है 12 एम्पियर, और हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड है दैट इज 7.5 into 10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ना तो कोई वैल्यू मतलब सीधी क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल में डेफिनेटली हमारे पास अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर है तो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब जो भी पोल स्ट्रेंथ होगी और इसकी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव है क्योंकि वैल्यू कोई नेगेटिव में नहीं है, तो हमारा मैग्नीट्यूड भी क्या आया, पॉजिटिव, और इसकी जो डायरेक्शन बनी वो इसके परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर बनी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, यहाँ से 12 एम्पियर हमने करंट था, ये हमारा एरिया वेक्टर गिवन था, ठीक है। यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालें तो 12 इंटू कितना आ जाएगा, 7.5 है, इसके नीचे 10 लगा देते हैं, और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁵। अगर इसको करेंगे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा यानी 900, और ये हो जाएगा 900 यानी 9 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा, है ना, इस तरीके की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के परपेंडिकुलर तो ऑलवेज आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर इसके साथ में है, तो परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है परपेंडिकुलर तो होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल था जिसमें हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जो किस तरीके से हमारा सोलेनोइड होता है ना, वो भी एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह किस तरीके से बिहेव होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब